हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। तो आज हम चर्चा करेंगे मौर्योत्तर काल के कुषाण साम्राज्य के बारे में। इससे पहले हमने मौर्योत्तर काल के भारतीय शासक जैसे शुंग वंश, कण्व वंश, वाकाटक, चेदी, इक्ष्वाकु वंश के बारे में चर्चा की और मध्य एशिया से आए हुए कुछ वंशों के बारे में हमने जाना। हमने इससे पहले जाना हिंद, यमन के बारे में जाना, सक्सिथियन के बारे में जाना, पार्थियन के बारे में जाना। हमने इसके पहले जाना कि हिंद यमन ने सबसे पहले स्वर्ण सिक्के चलाए थे। इनका प्रमुख शासन मेनांडर, और मेनांडर ने नागसेन द्वारा वार्तालाप का वर्णन जिसे मिलिंद पन्हु नामक पुस्तक में किया गया है। हमने इस शासक के बारे में एंटियालकिड्स के बारे में जाना, सक्सिथियन के बारे में जाना जो भारत में 90 ईसा पूर्व के लगभग भारत आए। ये सीरिया, ईरान, अफगानिस्तान के एरिया के निवासी थे। इनके प्रमुख शासक राजुल, नहपान, रुद्रदामन के बारे में जाना। इनके जूनागढ़ अभिलेख के बारे में जाना, सुदर्शन झील के बारे में जाना और पार्थियन के बारे में हमने जाना कि इनका शासक गोंडो फर्नीज और तख्त बही शिलालेख के बारे में हमने जाना। तो आज हम इसी पाठ्यक्रम में बढ़ेंगे कुषाण साम्राज्य के बारे में। कुषाण एक साम्राज्य था और ये छोटे छोटे वंश हुआ करते थे। साम्राज्य और वंश में क्या डिफरेंस है? जैसे कि साम्राज्य वही कहलाता है जिसका एरिया, साम्राज्य विस्तार बहुत बड़े क्षेत्र में हुआ हो। जैसे मौर्य, ये एम्पायर है एक, गुप्ता एम्पायर, और कुषाणों का भी साम्राज्य विस्तार बहुत ही बड़ा रहा, इसलिए ये साम्राज्य है। सातवाहक वंश का भी साम्राज्य विस्तार बहुत बड़ा रहा, इसीलिए सातवाहक को भी हम साम्राज्य की श्रेणी में रखते हैं। और ये मैत्रक, कण्ववंश, शुंगवंश, वकाटक, चेदी, इक्ष्वाकु ये छोटे छोटे वंश हुआ करते थे। इनका एक सीमित एरिया में ही शासन हुआ करता था, इसीलिए ये वंश कहलाएं। तो चलो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कुषाण साम्राज्य के बारे में। कुषाण साम्राज्य के बारे में हम क्या पढ़ेंगे? तो इनका सामान्य परिचय जानेंगे, इनके प्रमुख शासक जानेंगे, कुजुल कटफिसिस, बिम कटफिसिस, कनिष्क प्रथम, हुबिस्क, कनिष्क द्वितीय, वासुदेव द्वितीय जो अंतिम शासक था, और इनके अन्य तथ्य के बारे में जानेंगे, सिक्कों के बारे में जानेंगे और इनकी जानेंगे मैप में लोकेशन। तो कुषाण साम्राज्य शुरू करने से पहले हम जानेंगे इसकी मैप में लोकेशन जानेंगे। हाँ तो भाई दोस्तों, देख सकते हैं कुषाण साम्राज्य का साम्राज्य विस्तार। कुषाण की सीमा उत्तर में चीन और पश्चिम में अफगानिस्तान और पूर्व में हमारे ये बिहार वाला एरिया और दक्षिण में विंध्य पर्वत से लगती थी। और इनकी राजधानी थी पुरुषपुर जो ये है, और इनकी दूसरी राजधानी मथुरा थी। मथुरा से हमें सिक्के, कुषाणों के सिक्के मिले हैं, इसलिए हम इनसे ज्ञात होता है कि कुषाणों की दूसरी राजधानी मथुरा थी। हम जानेंगे कुषाणों का उदय पश्चिमी चीन, मध्य एशिया से माना जाता है। हमने मैप में देखा कुषाणों का उदय जो विश्व के मैप में मध्य एशिया और पश्चिमी चीन के हिस्सा है, वहाँ से इनका उदय माना जाता है। यूची या तोचारी नामक कबीला हुआ करता था जो 5 शाखाओं में बटा था। वहाँ पर एक यूची या तोचारी नामक एक कबीला हुआ करता था जो 5 शाखाओं में बटा था। उसमें से चाक आंग शाखा भारत आई, ये नाम याद रख लेना, चाक आंग शाखा भारत आई। इनकी सीमा उत्तर में चीन और दक्षिण में विंध्य पर्वत, पश्चिम में अफगानिस्तान और पूर्व में बिहार से लगती थी। मथुरा में कुषाणों के सिक्के, अभिलेख, संरचनाएं और मूर्तियां मिली। इससे ज्ञात होता है कि मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी थी और इनकी पहली राजधानी थी पुरुषपुर। पुरुषपुर जिसे पेशावर के नाम से जाना जाता है, और इसके एक दो और नाम हैं, जैसे पुष्प कलावती, चार सिद्धा के नाम से भी पेशावर को जाना जाता है। हम बात करेंगे कुषाण साम्राज्य के पहले शासक भीम कटफिसिस के बारे में। भीम कटफिसिस 65 ईस्वी से 78 ईस्वी तक शासन किया और इसे कुषाण वंश का संस्थापक माना जाता है। भीम कटफिसिस ने कॉपर के सिक्के चलाए, तांबे के सिक्के चलाने का श्रेय इन्हें जाता है, और कुषाणों ने सर्वाधिक मात्रा में तांबे के सिक्के चलाए।
और इन सिक्कों पर यूनानी राजा हर्मियस का चित्र अंकित है। ये आपके लिए मोस्ट फैक्ट हो जाता था कि कुजुल कटफिसिस जिसने तांबे के सिक्के चलाए, उनके सिक्कों पर किस यूनानी राजा का चित्र अंकित है। तो हर्मियस नाम आपको याद रख लेना है, इम्पोर्टेंट नाम है। इसी तरह के फैक्ट से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। आपसे पूछ लेगा हर्मियस किन धातु के सिक्कों पर इनका चित्र अंकित हुआ करता था। और इन्होंने किसका टाइटल लिया, तो इन्होंने उपाधि ली महाराजा अधिराज धर्मधित की उपाधि ली। और इनका अगला शासक है बिम कटफिसिस ने 65 ईस्वी से 78 ईस्वी तक शासन किया। इसे कुषाण साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इन्होंने सोने व तांबे के सिक्के चलाए तथा यूनानी लिपि तथा दूसरी ओर खरोष्टी लिपि अंकित हुआ करती थी। इनके सिक्कों पर एक खास बात हुआ करती थी, जो बिम कटफिसिस था, इनके सिक्कों पर एक तरफ तो यूनानी लिपि का अंकन हुआ करता था, दूसरी ओर खरोष्टी लिपि का अंकन हुआ करता था। इसके सिक्कों पर शिव, नंदी, बैल व त्रिशूल अंकित हुआ करते थे, जो शैव धर्म में आस्था को दर्शाते हैं। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण फैक्ट है कि बिम कटफिसिस किस धर्म का अनुयायी था। तो इसका आंसर हो जाएगा ये शैव धर्म का अनुयायी था। हमें इनके सिक्कों से पता चलता है कि शिव, नंदी, बैल, त्रिशूल की मूर्ति के अंकन हुआ करता था। और बिम कटफिसिस ने उपाधि महेश्वर की उपाधि धारण की। और इनको देवपुत्र, ये सभी जो कुषाण शासक हुए इनको देवपुत्र के नाम से जाना जाता था। ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अब हम बात करेंगे कुषाण साम्राज्य के महान शासक कनिष्क प्रथम के बारे में। तो पहले इनके शासक का क्रम जान लेते हैं। सर्वप्रथम कौन आया, कुजुल कटफिसिस, दूसरे में उसका पुत्र बिम कटफिसिस, फिर कनिष्क प्रथम, फिर वशिष्ठ, फिर हुबिष्क, फिर कनिष्क द्वितीय, वासुदेव प्रथम, कनिष्क तृतीय, वासुदेव द्वितीय, जो कुषाण वंश का अंतिम शासक था। तो कनिष्क प्रथम के बारे में जाने। कनिष्क ने 78 ईस्वी से 105 ईस्वी तक शासन किया। कनिष्क ने कश्मीर के कनिष्कपुर तथा तक्षशिला में सिरकप नामक शहर बसाया था। तो आपको याद रख लेना है, कश्मीर में कनिष्कपुर और तक्षशिला में सिरकप नामक शहर बसाया था। और कनिष्क की पहचान 2 चीज़ों से होती है। कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछ लेगा कि द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है, तो कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह अशोक की तरह बौद्ध धर्म का संरक्षक था। बौद्ध धर्म को सबसे ज़्यादा संरक्षक अशोक ने दिया, फिर कनिष्क ने दिया। इसी वजह से कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है। और इसके शासनकाल में बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। और तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक के शासनकाल में हुआ था। तो कनिष्क की पहचान, कनिष्क ने 78 ईस्वी में जब राज सिंहासन पर बैठा तो एक शक संवत चलाया, और इसका प्रयोग जो वर्तमान में हमारी भारत सरकार इसी का प्रयोग करती है। तो जैसे अपना अभी 2026 चल रहा है, तो इसमें 78 वर्ष ऐड कर देंगे तो हमारा संवत निकल आएगा। इसके पहले हमने मालवा संवत के बारे में पढ़ा था, जिसे विक्रम संवत कहते हैं। मालवा संवत को ही विक्रम संवत कहते हैं। और जो 58 ईस्वी में मालवा के शासक विक्रमादित्य ने एक शक शासक को पराजित किया था, इसी वजह से उन्होंने शक संवत मालवा संवत चलाया, जिसे विक्रम संवत कहा जाता है। और मालवा क्षेत्र में व्याघ्र शैली में चांदी के सिक्के चलाए। अभी तक 14 शासकों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है। उनमें से चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे महत्वपूर्ण है। विक्रमादित्य एक व्यक्ति का नाम हुआ करता था। जब इन्होंने शक शासक को पराजित किया, तब से ये एक उपाधि बन गई। कनिष्क का युद्ध किसके साथ होता है, तो कनिष्क का युद्ध चीन के चाओ से युद्ध होता है। चीन के पान चाओ से युद्ध होता है। कनिष्क पहली बार तो हार जाता है, दूसरी बार लेकिन यह युद्ध जीत जाता है। इसी के शासनकाल में कश्मीर के कुंडल ग्राम में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण फैक्ट है।
जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको ये सारे ही फैक्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। इन्हीं फैक्ट से ही एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ज़्यादा फालतू चीज़ें रटने की ज़रूरत नहीं है। आपके दिमाग में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद होनी चाहिए। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ज़्यादा चीज़ें पढ़ना आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, याद होना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में आप जब बैठते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें याद रह जाती हैं, इसी के बेस पर ही सिलेक्शन होता है। जीके को जितना आप पढ़ोगे उतना ही याद होगी। जीके का सिलेबस अनलिमिटेड सिलेबस है, और जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा एग्जाम में। अगर जाए भीगा एग्जाम में एक दो क्वेश्चन अगर बाहर बनते हैं तो वो सभी के लिए टफ होते हैं। इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप उन क्वेश्चनों को कर पाओ जो इस क्लास में बताए गए हैं, ताकि दूसरा बच्चा कर पाए ये क्वेश्चन, आप ना कर पाओ तो आपके लिए ये बहुत गलत होगा। आप उन क्वेश्चनों को तो कर पाइए जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है और आपको क्लास में पढ़ाए गए हैं। जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो तो सभी के लिए टफ हैं। तो चौथी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? वासुमित्र ने की थी। और उपाध्यक्षता अश्वघोष ने की थी। और कनिष्क जो बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है कि कनिष्क किस धर्म का अनुयायी था। तो बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। तो कनिष्क के बारे में एक और बात है, कनिष्क ने रेशम मार्ग पर नियंत्रण पा लिया था। पहले चाइना से रेशम का व्यापार हुआ करता था जो रोमन देशों के पास जाया करता था। तो बीच में एक कनिष्क का एरिया आता था, उसके एरिए से एक सड़क गुजरती थी, उस जो रेशम मार्ग के नाम से जानी जाती थी, उसी पर कनिष्क का अधिकार हुआ करता था और कनिष्क की आय का प्रमुख स्रोत बन गया था वो रेशम मार्ग। कनिष्क के दरबारी कवि के बारे में जानते हैं? कनिष्क के दरबारी कवि में अश्वघोष पहला नाम आता है, जो कनिष्क का राज कवि हुआ करता था। इन्होंने 3 ग्रंथों की रचना की। ये आपको नाम तीनों के तीनों नाम आपको याद होना चाहिए। सौदरानंद, बुद्धचरित, सारीपुत्र प्रकरण की रचना की थी। ये आपको एग्जाम में पूछ लेगा कि बुद्धचरित किसने लिखी है। अश्वघोष एग्जाम्पल में दे देगा, वासुमित्र, नागार्जुन, इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो इसके तीनों ग्रंथ आपको याद रखना है। और आचार्य चरक भी इन्हीं के दरबार में रहते थे और ये राजवैद्य हुआ करते थे। इन्होंने चरक संहिता की रचना की थी और चरक संहिता 8 भागों में विभाजित है, 120 अध्याय हैं। और इनके दरबार में वासुमित्र भी रहता था, जिन्होंने चतुर्थी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। इसने विभाषा शास्त्र की रचना की थी। नागार्जुन भी इन्हीं के वहाँ रहता था। इन्होंने शून्यवाद का सिद्धांत दिया, सापेक्षता का सिद्धांत दिया, प्रज्ञा पारमिता सूत्र नामक एक पुस्तक की रचना की। इन नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। ये एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। कुषाण साम्राज्य में गंधार कला और मथुरा कला का विकास हुआ। ये दोनों कला मूर्ति निर्माण शैली की कला है। और चमड़े के जूते बनाने का प्रचलन इसी काल से माना जाता है। काली मिर्च जो हुआ करती थी, इसको रोमन के लोग यमन प्रिय के नाम से जानते थे। कनिष्क जो द्वितीय था, सौजर व कैसर की उपाधि धारण किया। ये सारे के सारे फैक्ट याद करना है आपको। मौर्योत्तर काल में सती प्रथा नहीं थी, लेकिन बाल विवाह हुआ करता था। ये भी फैक्ट आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो गंधार कला, मूर्ति कला, हेलेनिस्टिक जो आर्ट है, ये गंधार कला हेलेनिस्टिक आर्ट और मथुरा कला का मिक्सचर है। और मथुरा कला भारत की पहली स्वदेशी कला है, मूर्ति कला। गंधार कला और मथुरा कला के बारे में मैं अलग से 5 मिनट का वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि गंधार कला और मथुरा कला में किस तरह की मूर्तियां बनती थी, कौन से पत्थर का उपयोग होता था। ये सारा कुछ मैं 5 मिनट की वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा अलग से। और कुछ महत्वपूर्ण शब्द के बारे में हम जानते हैं, जैसे अपार्थ धर्म हो गया। ये अपार्थ धर्म कहलाता है कि जैसे विपत्ति काल में कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म द्वारा किए गए कार्य का काम कर सकता है। जैसे नाई का काम है बाल काटना, उस टाइम पर हुआ करता था। सभी वर्गों का अलग अलग काम बटा हुआ करता था। जब लेकिन आपातकाल स्थिति में सभी व्यक्ति किसी भी धर्म का काम कर सकते थे। इसी को अपार्थ धर्म कहा गया है कुषाण साम्राज्य में। और
पुनर्भू क्या है, ऐसे शब्द आपसे पूछता है कि पुनर्भू क्या है, तो पुनर्भू के बारे में हम बात करते हैं। मनुस्मृति के अनुसार जो स्त्री विधवा हो गई हो, यदि वह अपनी इच्छा से दूसरा विवाह करे तो उसी को पुनर्भू कहा जाता है। ये सारे फैक्ट आपके लूस एंड में दिए हुए हैं और इन्हीं से क्वेश्चन पूछता है कि पुनर्भू क्या है, अम्बष्ट क्या है, चंडाल क्या है, पुनर्भू। और पुनर्भू से जो संतान उत्पन्न हुआ करती थी उसी को पुनर्भव कहते हैं। इसकी संतान को पुनर्भव के नाम से जाना जाता है। और हम बात करेंगे अम्बष्ट। अम्बष्ट क्या है, तो अम्बष्ट ब्राह्मण पुरुष एवं वैश्य माता से उत्पन्न संतान ही अम्बष्ट कहलाती है। और ऐसी संतानों जो उत्पन्न होती हैं ये अधिकतर डॉक्टर ही बनते थे, चिकित्सक बनते थे। और ब्राह्मण पुरुष और वैश्य माता से जो शादी होती है इसे अनमोल विवाह कहते हैं, तो याद रख लेना, अनमोल विवाह कहा जाता है। और चंडाल क्या है, जैसे ब्राह्मण माता हो गई, शूद्र पिता हो गया, से उत्पन्न संतान चंडाल कहलाती थी। ये प्रतिलोम विवाह के अंतर्गत आता था। और इनसे उत्पन्न संतान का पेशा क्या हुआ करता था, ये बधिक या शव दफनाने का कार्य किया करते थे। चंडालों की स्थिति इतनी दयनीय थी, इनको गांव से बाहर रखा जाता था, इनको गांव के अंदर प्रवेश नहीं किया जाता था, प्रवेश करने से मना करते थे। आपने समझा, अम्बष्ट चंडाल ये सारा कुछ जान गए। अब हम चर्चा करेंगे प्रमुख अभिलेख। खातक अभिलेख अफगानिस्तान में पाया गया और सारनाथ अभिलेख आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसकी लोकेशन पूछ देता है। ये कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में स्थित है। और ये कुषाण वंश, कुषाण के कनिष्क शासक के काल में ये अभिलेख लिखवाया गया था। अब हम चर्चा करेंगे क्षेत्रज। क्षेत्रज क्षेत्रज क्या है, जो नियोग से उत्पन्न पुत्र होता है क्षेत्रज कहलाता है। सहोदर, जब अविवाहित लड़की से उत्पन्न पुत्र सहोदर कहलाता है। कनीन, कनीन दासी से उत्पन्न पुत्र कनीन कहलाता है। औरस, सर्वश्रेष्ठ पुत्र कहलाता है। विधि अनुसार समान वर्ण में समान वर्ण की महिला से विवाह से उत्पन्न संतान ही औरस कहलाता है। ये छोटे छोटे फैक्ट आपको याद रखना है, इन्हीं फैक्टों से क्वेश्चन बनते हैं। तो कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है। तो कैसा लगा वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए बने रहें हमारे चैनल पे। आपकी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, करंट के कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊँगा। नीरज स्टडी जीके जीएस को सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद। अगला वीडियो हम लाएंगे संगम काल के ऊपर, चेर चोल पांड्य के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।